हम लोग आज का लेक्चर्स को शुरू कर रहे हैं। शुरू कर दिए। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल तक हम लोगों ने माइंड के 3 एलिमेंट को देखा था। केस टेकिंग में माइंड का केस टेकिंग करने के लिए हम लोगों ने दायरा देखा था। आज हम लोग एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जो कि हम लोगों को पेशेंट से बात करने के साथ में देखने की बात जो आती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, और यह बॉडी लैंग्वेज हम लोगों के लिए बड़े शरीर की भाषा है ना। शरीर की भाषा, आज हम लोग शरीर की भाषा को देखने का प्रयास करेंगे कि यह कैसे इसमें देखें और हमारे होम्योपैथी के लिए इसका क्या महत्व है और रोगी से हम लोग इसको कैसे निकालें। तो भाषा की बात करते हैं तो हम लोगों के 2 भाषा होते हैं। जो मुंह से बोलते हैं उसको वर्बल लैंग्वेज बोलते हैं, और जो शरीर के माध्यम से बोलते हैं, शरीर के इशारों से बोलते हैं, उसे हम लोग नॉन वर्बल लैंग्वेज बोलते हैं, या उसके हम लोग बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं। ये नॉन वर्बल लैंग्वेज जो होता है, इसको कहते हैं नॉन वर्बल कॉन्शसनेस। जो बोलते हैं वो हम अपने कॉन्शस, अपनी चेतना में बोलते हैं, तो उसे कॉन्शस कहते हैं। लेकिन जब शरीर की भाषा से बोलते हैं, इशारों से बोलते हैं, तो ये जो है सो आपका नॉन वर्बल कॉन्शसनेस कहलाता है ना। कॉन्शसनेस एक रियलिटी होता है जिससे कि हमको एहसास, अपने को खुद को एहसास करते हैं और दूसरे हमारे एहसास कराते हैं। और बिना कॉन्शसनेस के हम कोई भी चीज़ को या किसी भी चीज़ को हम लोग समझ नहीं सकते हैं। कॉन्शसनेस ही हमको समझाता है। तो जब पेशेंट की भाषा को जब हम नहीं समझ पाते हैं, यानी कि पेशेंट के भाषा में जो बोल रहा है तो उसे नहीं समझ पाते हैं, तो हम लोग उस समय में उसके शरीर की भाषा से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज बहुत बड़ा गैप है। और यह लैंग्वेज जो है सो आपको अक्सर हम लोगों को धोखा देता रहता है ना। लैंग्वेज जो है तो अक्सर ये धोखा, इस लैंग्वेज अक्सर धोखा देता रहता है, क्योंकि लेकिन जब शरीर की भाषा और आवाज़ की भाषा जो है, दोनों मुंह की भाषा दोनों अगर मिल जाता है तो हमारे लिए बड़ा रियलिटी आ जाता है। हम लोग बहुत आसानी से उसको समझ सकते हैं। कॉन्शसनेस का जैसे चेतना जो है सो आपके अंदर का जो भीतर में जो भावना है ना, भावना के हिसाब से शरीर का आपके भीतर में जो इमोशनल चेंजेज होते रहते हैं, उसके हिसाब से आपके अंदर में शरीर में चेंजेज होते रहता है ना। और जैसे जैसे मन में कोई विचार होता है, चिंता आता है, डर होता है, या दर्द होता है, डर है, दर्द है, चिंता है, खुशी है, ये सारे चीज़ हम लोग अपने शरीर से भी व्यक्त करते हैं, है ना। इसको कॉन्शस बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है, कॉन्शस बॉडी लैंग्वेज लगता है। और इसे हम लोग ऑब्जर्व अगर करें तो हमें अब उसके सिचुएशंस को, लाइफ सिचुएशंस को समझने में बहुत ही आसानी होगी। और इसका पूरा चेतना का आपको उसका स्थिति, मन की स्थिति, शरीर की स्थिति की भी जानकारी आपको बॉडी लैंग्वेज के नॉन वर्बल कॉन्शसनेस से आपको पता चलता रहता है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, हम लोगों का शरीर जो है सो शरीर कभी भी स्थिर नहीं होता है। आपके गर्दन 1 मिनट में कितने बार घूम जाते हैं, आपके गर्दन 1 मिनट में कितने बार घूम जाते हैं, अगर इस बात को सोचेंगे तो आपको लगेगा कि एक बार भी नहीं घूमता है, लेकिन कॉन्स्टेंटली मोशंस में होता है। और शायद ही कोई ऐसा समय होता है जो हम एकदम स्थिर होते हैं। हमारा हाथ, हमारा आँख, हमारा पैर, सर हमेशा मूव करता रहता है, और मन में उमड़ रहे भावनाओं के हिसाब से उसमें चेंजेज होता रहता है। अगर हम नाक को रगड़ते हैं, हम हाथ को ऐसे करते हैं, अपने बाल पर हाथ ले जाते हैं, ये सारे चीज़ें बताते हैं कि कुछ ना कुछ मन में बात चल रही है ना। कुछ ना कुछ बातें हमारे मन में चल रही है। इस चीज़ को हम लोगों को इसीलिए जब रोगी को आप देखते रहते हैं तो आप हमेशा इस चीज़ का भी गौर करते रहिए कि वह उसका मन के अंदर में क्या चल रहा है। शेक्सपियर ने बड़ा अच्छा कहा है कि हमारा
जो थॉट्स है, जो विचार है, बहुत समय में आप जीभ के माध्यम से या मुंह के माध्यम से नहीं सुन सकते हो, लेकिन शरीर के माध्यम से आप सुन सकते हो। मान लीजिए किसी आदमी का आप लिहाज करते हो, उस समय में कोई ऐसा जवाब देना होता है जो उसके मन के विपरीत हो, तो आप देना नहीं चाहते हो, लेकिन शरीर की भाषा से आप समझ जाते हो कि वह क्या कहना चाहता है ना। आप रोगी बहुत सारी बातें आपको बताते समय में चुप हो जाता है, अचानक चुप हो जाता है, क्योंकि वह कॉन्शियस हो जाता है और बोलता नहीं है, लेकिन शरीर के माध्यम से हम लोग को पता चल जाता है कि वह क्यों चुप हो गया। हम लोग कई एक समय में कुछ पर्सनल क्वेश्चंस करते समय में, रिलेशनशिप के क्वेश्चंस करते समय में, सेक्स के क्वेश्चंस करते समय में इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि वह मुंह से बता नहीं पाता है, लेकिन शरीर की भाषा से हम लोग ये समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ तो बात है। जब आपके अंदर में ये भावना आ जाता है कुछ न कुछ बात है, तो आप उसको और भी दूसरे तरीके से घुमा करके सवाल को कंफर्म करके आप पूछ सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि शरीर कभी भी स्थिर नहीं होता है, क्योंकि मन कभी भी स्थिर नहीं होता है। मन की स्थिरता ही शरीर की स्थिरता होती है। इसलिए हमारा मन स्थिर नहीं होता है, चंचल होता है, और बीमार के अवस्था में यह और भी चंचल होता है। इसलिए हमको यह सब्जेक्ट जो है सो हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो बॉडी का जो मोशन होता रहता है, इसका पढ़ने के लिए जो विषय है, जो साइंस है, उसको काइनेसिस कहते हैं, KINESIS, काइनेसिस। ये जितना भी हम एक्शन से अपने आप को व्यक्त करते हैं, वह हमारा काइनेसिस के अंदर में आता है। एवरी बॉडी मूवमेंट हैज ए मीनिंग एंड नो मूवमेंट इज एक्सीडेंटल। हर एक शरीर का जो गति है उसका एक अर्थ होता है, और कोई भी गति जो है सो अचानक नहीं होता है, पीछे से जरूर होता है। तो ये नॉन वर्बल साइंस हैं, सिग्नल्स हैं, ये आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन को देता है, जो कि एनर्जी के साथ में जुड़ा हुआ है, आपके जीवन के साथ में जुड़ा हुआ है, आपके भीतर के साथ में जुड़ा हुआ है। इसीलिए शरीर की भाषा जो है सो आपको कहा जाता है कि बहुत ही नेचुरल होता है, गलत नहीं होता है। मुंह से लोग झूठ बोल सकते हैं, मुंह से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन शरीर से झूठ बोलना आसान नहीं होता है, क्योंकि शरीर जो है सो मन के अंदर में जो बात छिपा हुआ है वही निकलता है। आप ऐसा अनुभव आप अपने लाइफ में भी कर सकते हैं। नॉन वर्बल लैंग्वेज को जान करके अगर आप है तो आप अपने अधूरे कहानी को, रोगी के अधूरे जवाब को आप लैंग्वेज के, शरीर के लैंग्वेज के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। और इसके लिए हमको इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। और लैंग्वेज को सुनने के लिए हम लोग खाली अगर सुनने में ध्यान दीजिएगा तो आपको केवल 25% ही वह बात सत्य बता पाता है, 25%, और बाकी जो है सो वो अपना छिपा जाता है। तो उस 75% को में से कुछ और आपको मिल जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बॉडी लैंग्वेज को अध्ययन करना चाहिए, है ना। और हमारा जो एक होम्योपैथ होने के नाते हमें क्या क्या करना है। हम एक होम्योपैथिक ऑब्जर्वेशंस करते हैं, हम उसके शरीर का ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उसके बिहेवियर का ऑब्जर्वेशंस करते हैं, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस करते हैं, और साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस करते हैं। ये सारे चीज मिलजुल करके आपका ऑब्जर्वेशन पार्ट होता है। और जब भी किसी आदमी को आप देखते हो और फेस टू फेस देखने का कोशिश करते हो, तो उस समय में ऐसा लगता है कि वह कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन मुंह से नहीं बोलता है ना। तो ये चीज जो है आंखों से देखना, आंख से आंख मिला करके देख पाते हो, है ना। अगर आप देखते हो किसी की आंख से डायरेक्ट उसको देखने लगिए, तो अगर वह नहीं बात करना चाहता है तो आपसे आंख मिलाना नहीं चाहता है ना। ये चीज जो है सो आपको पेशेंट के साथ में जब ये सीख बैठिएगा तो ऐसा ये होता है। और जब हम आवाज सुनते हैं तो वह भी हमको इंडिकेट करता है ना, इंडिकेट करता है। आवाज भी बताता है कि वह सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। आप जानते होंगे कि फॉरेंसिक साइंस में झूठ बोलने के लिए, झूठ को पता लगाने के लिए उन्होंने एक ऐसा टेक्निक डेवलप किया है, पेशेंट रोग जिसको से झूठ
पता करना है फॉरेंसिक साइंस में कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो उसके लिए पूरे टेक्निक बने हुए हैं और वहाँ पर कितना झूठ बोल रहा है, कितना सही बोल रहा है, उस बात का वहाँ पर एनालिसिस हो जाता है। तो हमको ये बहुत ही हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि सही नहीं, हमको सच पर ही हमको प्रिस्क्राइब करना है। तो सच पर प्रिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों को सच पर प्रिस्क्राइब करने के लिए हमको बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन और ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि वर्बल लैंग्वेज जो मुंह से बोलते हैं वह 35% से 25% या 25 से 35%, और नॉन वर्बल लैंग्वेज है सो 65% से 75% होता है। वर्बल लैंग्वेज को हम लोग शब्दों से बांधे रहते हैं, है ना। उसमें भाषा का जरूरत होता है, उसके अंदर में फीलिंग्स का जरूरत होता है, और आपके पास में कितना शब्द है का ज्ञान है उससे होता है। कभी कभी हम लोग बोलते समय में कुछ बोलना चाहते हैं, हमारे पास में शब्द ही नहीं होता है, तो वहाँ पर अटक जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन नॉन वर्बल लैंग्वेज को चूंकि भाषा का बाउंड्री नहीं है, शब्द का बाउंड्री नहीं है, तो किसी भी रूप से आप देख सकते हो, वो अनलिमिटेड है, ये लिमिटेड है। वर्बल लैंग्वेज में एक लिमिटेशंस है, बात जो करते हैं उसमें एक लिमिटेशंस होता है, लेकिन नॉन वर्बल लैंग्वेज में कोई लिमिटेशंस नहीं होता है। आप नॉन वर्बल लैंग्वेज के अंदर में आपका गेस्चर्स आता है, हाव भाव, है ना, आप पोस्चर्स कैसे बैठते हो वह आता है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन आता है, आप कैसे अपीयर कर रहे हो, आपका पर्सनल अपीयरेंस कैसा है, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आपकी आवाज़ में जो मॉड्यूलेशंस है वह कैसा है, और आप रोगी के, आप उस व्यक्ति जिससे बात करना चाह रहे हो उससे कितना स्पेस और डिस्टेंस बना के रखते हो, है ना। कोई बच्चा आपके क्लिनिक में आता है तो आपसे दूर भागने को कोशिश करता है, डरता है ना, इसे क्यों कि डर रहा। लेकिन कोई बच्चा ऐसा आता है जो अपने माँ का साथ छोड़ करके आपके पास में आकर के खड़ा हो जाता है कि नहीं। तो ये क्या है कि वो मैग्नेटाइज डिजायर है, कोई नया चीज को जानना चाहता है, और जो दूर भाग रहा है उस बच्चे से क्या पता चल रहा है कि वह डर रहा है या उसके भीतर में कोई आश्चर्य है, कुछ ऐसा है। तो ये जो है हम लोगों को नॉन वर्बल लैंग्वेज का जो एरिया है, डायमेंशंस है, जहाँ हम लोग देख सकते हैं, उसके हाव भाव में देख सकते हैं, उसके बैठने के पोस्चर्स में, चलने के पोस्चर्स में देख सकते हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस में आप देख सकते हैं, उसके अपीयरेंस में, कपड़े का रहन सहन कैसा है उसमें आप देख सकते हैं। अगर बहुत ही सज धज करके आता है, बहुत नीट एंड क्लीन रहता है, आप उसको फास्टिडियस कहते हैं, या उसको कहते हैं बहुत ऑर्नामेंटल होता है। और कोई ऐसे ही आता है तो आप कहते हो कि ये केयरलेस है, ऐसा हो सकता है। आई कांटेक्ट, आपसे आंख मिलाना, यानी कि सजग है, कॉन्शियस है। फिर मॉड्यूलेशन, आवाज़ को बदलने की जो क्षमता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए कि ये कम्युनिकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। इसलिए सबसे बड़ा जो बिहेवियरल डायलॉग जो होता है, बिहेवियरल डायलॉग जो होता है, मैंने हम लोग जो बात करते हैं उस समय देखिए आपका बिहेवियर भी बड़ा, आपका हाथ पैर शरीर, पूरा शरीर उस में भाग लेता है ना। तो ये डायलॉग जो है सो अनकॉन्शियस वे में आपको कॉन्शियस एक्सपीरियंस हो रहा है, अनकॉन्शियस वे में अनकॉन्शियस वैल्यू है और कॉन्शियस एक्सपीरियंस है। ये दोनों है। कार्ल जंग ने बहुत अच्छे बड़े साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि द बिहेवियरल डायलॉग बिटवीन अनकॉन्शियस वैल्यू एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस, ये द सेल्फ और उसका प्रोडक्ट क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट है वर्बल जो होता है उसको आप सोच सकते हो, सोचने का बात होता है, लिख सकते हो, उस पर चिंतन कर सकते हो और उसका रिहर्सल कर सकते हो। आवाज से जो निकलता है वह मोर्निंग होता है, ग्रोनिंग होता है, साइंग होता है, क्राइंग होता है, लाफिंग होता है। और टैक्टियल होता है ना, टच इसके माध्यम से तो आप नाखून काटते हो, अपने शरीर को मालिश ऐसे करते हो और किसी भी चीज को उठाना शुरू करते हो। फिर ऑल्फैक्टरी है ना, ऑल्फैक्टरी माने सूंघ करके, चेकिंग द डिटरेंट्स, परफ्यूम्स। तो ये सारे जो हैं सो एक्शंस हैं आपको साइकिक कम्युनिकेशंस का। नॉन वर्बल और वर्बल में सारे इतने सारे एरिया हैं जहाँ पेशेंट अपने बातों को कहर करके बता रहा है, रो के बता रहा है,
अपने डर आपका अपना डर शो करके बता रहा है, आपके ऊपर में आक्रोश व्यक्त कर रहा है कि डॉक्टर साहब मेरा देखिए इतना बीमारी ठीक, ग्रोनिंग है, साइंग है, क्राइंग है, लाफिंग है ना, नाखून काटना, ये सारे जो हैं व्यवहार जो हैं सो आपको अनगिनत आपके रिपर्टरी में भरे हुए हैं। कैसे हम लोग इसको टैप करेंगे, है ना, कैसे नॉन वर्बल बिहेवियर को कैसे टैप करेंगे, कैसे देखेंगे? तो इसके लिए होता है उसका पेशेंट का एक तो हमको दिमाग में रखना पड़ेगा, कल हम लोगों ने देखा था कि इंटेलेक्ट कैसा है और उसका इमोशनल कंटेंट कैसा है, और उसमें हम लोग को देखना पड़ेगा कि उसका इंटेलेक्चुअल और उसका क्लिनिकल एक्साइटमेंट कितना हुआ, माने उसके जीवन में रोग आ जाने के बाद में उसका क्या एक्सपीरियंस हुआ, तो वही उसका परसेप्शंस बनता है, उसी में होता हुआ रोल वो हो जाता है आपको कम्युनिकेशंस का, है ना। तो ये आपका थेराप्यूटिक वैल्यू इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आप इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। It is the disease of not listening, the malady not making that I am troubled with all. डिजीज नहीं सुनना बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन नहीं देखना बहुत बड़ा समस्या है कि नहीं? अगर आपका कान चला जाता है तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन आंखें चली जाती हैं तो जिंदगी पूरा अंधकार हो जाता है। ये इसलिए कहा गया है कि ये जो ऑब्जर्वेशंस है मोर देन लिसनिंग है, कान से सुनने से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका आँख होता है, आँख से देखना होता है, और आँख से जो भी देखते हो वह वर्बल, वो नॉन वर्बल लैंग्वेज होता है ना, जो भी देखते हो उसको हम लोग नॉन वर्बल लैंग्वेज कहते हैं। इसमें जो बेसिक मोड है, इसका जो बेसिक मोड है उसको हम लोग 4 भाग में बांट सकते हैं। एक ओपन होता है, एक क्लोज्ड होता है, एक आगे की ओर जाता है, एक पीछे की ओर जाता है ना। आपका शरीर का मूवमेंट कैसे होगा, आपका मोशन कैसे माने गति कैसे होता है, एक तो ओपन होना चाहिए या क्लोज्ड होना चाहिए, एक आगे जाएगा या पीछे जाएगा, ये 4 भाग होगा। तो जो ओपन होता है वो एक्टिव, रेडी टू एग्री और इंगेज, रिस्पॉन्सिव है ना। कुछ पेशेंट आपको रिस्पॉन्सिव मिलेंगे, कुछ पेशेंट रिफ्लेक्टिव मिलेंगे, रिसेप्टिव आपके अटेंशन सुनेंगे उसके बाद में बोलेंगे, और एक है एक्टिवली सोचेंगे उसके बाद में एक कॉम्बैटिंग, एक उसमें विरोध करेंगे, है ना। जैसे आप कहते हो कि आपको आप गलत लोगों के साथ रहते हो, अचानक आप कहते हो कि नहीं मैं गलत लोग के साथ नहीं रहता हूँ, ये हुआ कॉम्बैटिव, है ना। उसके बाद में आप विड्रॉल, आप छिपाने का कोशिश करते हो, तो रिस्पॉन्सिव, रिफ्लेक्टिव, कॉम्बैटिव एंड फ्यूगिटिव, है ना। फ्यूगिटिव हो गया। ये 4 तरह से हम लोग अपने लोगों के साथ में संपर्क करने का कोशिश करते हैं। 4 तरह होता है, और रिस्पॉन्स करते हैं, है ना, कोई बुलाया तो उसको रिस्पॉन्स किए, उसके बाद में अपनी बात को हम लोग बताते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं, दूसरा हम अपना बचाव करते हैं, और दूसरा हम अपना छिपाते हैं, है कि नहीं। ये 4 तरह से बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहां आपको समझना पड़ेगा क्या रोगी आपके पर रिस्पॉन्स कर रहा है, क्या रोगी जवाब सही दे रहा है, क्या रोगी अपना विरोध कर रहा है, या क्या रोगी कुछ बात को छिपाने का कोशिश कर रहा है। ये चीज़ को समझने से आपको बहुत बड़ा ज्ञान हो सकता है। आप इसको दवा के माध्यम से भी अगर सोचेंगे, जो रिस्पॉन्सिव पेशेंट होता है तो उसमें वो लोग में बहुत ही वो तुरंत मैंने आपके साथ में जुड़ने का कोशिश करते हैं। उसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम है, कार्सिनोसिन है, मेडोरिनम है, फास्फोरस है, आर्सेनिक, इग्नेसिया, पल्सेटला, ये सारी दवाइयाँ हैं। और कॉम्बैटिव जो है, जो छिपाने का कोशिश करता है, वो है लाइकोपोडियम, है ना, एनाकार्डियम, स्टेफेस्टिगेरिया, कैमोमिला, हीपर, नक्सभूमिका, ये सब जल्दी आपको अपने को बचाने के लिए कॉम्बैट करने का कोशिश करता है। और जो आसानी से खुले होते हैं वो रिस्पॉन्सिव टाइप के होते हैं, कार्सिनोसिन, डीएनए, लाइको, फास्फोरस, सल्फरिक, कास्टिकम, ऐसी सारी दवाइयाँ हैं। और जो फ्यूगिटिव होते हैं, यानी कि जो ज़्यादा क्लोज होते हैं, वो लोग जो है जो फ्यूगिटिव हुआ डिफेंसिव मोड के होते हैं, विड्रॉल मोड के होते हैं,
वो लोग में आपको कैलकेरिया कार्ब है, इग्नेशिया है, जेल्सिमियम। तो आप देख रहे हो कि दवा को एनालिसिस करने में लोगों के व्यवहार से आपका ग्रुपिंग दवा का कितना हो गया। आप 4 ग्रुप में दवा को बांट दिए, पूरे मेट्रामेडिका को 4 ग्रुप में बांट दोगे तो आपके लिए, जैसे हम लोग हॉट एंड कोल्ड के हिसाब से 2 ग्रुप में बांटते हैं, यहाँ 4 ग्रुप में बांटते हैं। तो ऐसे ग्रुपिंग करके आप जब अध्ययन करते हो तो आप रोगी को जानते हो तो आपको बहुत सारा मदद मिलता है। और इसका महत्व क्या है इस बॉडी लैंग्वेज का? बॉडी लैंग्वेज का महत्व ये है कि आप वन साइडेड डिजीज, हम लोग पढ़े हैं ना, वन साइडेड डिजीज है, मेंटल डिजीज है या फिजिकल डिजीज है, साइकेट्रिक डिफिकल्टीज है, सेमांटिक डिफिकल्टीज है, पेडियाट्रिक्स केसेस में, बच्चों के केस में। और बहुत ही ऐसा डाटा होता है जहाँ की आप समझ नहीं पाते हो वहाँ पर, और बहुत जो सुन नहीं पाता है, जो बोल नहीं पाता है, जो मेंटली रिटार्डेड है, वहाँ पर आपको बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो ये सारे एरिया हैं। अगर कोई ऐसा पेशेंट होता है तो इस सब एरिया में आप एक जो आदमी सुन नहीं पाता है उससे कैसे, आप जो कम सुनता है या सुन नहीं पाता है उससे कैसे वार्तालाप करोगे? आपका भी मुंह दुखा जाएगा, आपको जवाब भी नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर ज़्यादा ऑब्जर्वेशन मदद करता है। जो बोल ही नहीं पाता है वहाँ भी ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं, है ना, या बच्चे होते हैं, तो बहुत सारे सवाल का जवाब नहीं होता है, उनका केवल शरीर की भाषा से आप उनकी बातों को आप समझ सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज से हम लोग भीतर के पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा से पहचान पाते हैं। मेंटल एक्सप्रेशंस के को हम लोग और डिस्पोजिशन और मेंटल स्टेट को भी बहुत समझ सकते हैं। और ग्रेडिंग, मेंटल सिम्टम्स का हम लोग ग्रेडिंग करने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा महत्व मिलता है। इससे क्या होगा, आपको मेट्रामेडिका में और रिपोर्टरी के माध्यम से आपको दवा को सिलेक्ट करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और ख़ास करके रूब्रिक्स के पास में पहुंचना बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से बहुत ही आसान हो जाता है। और इसको कहते हैं लिविंग मेट्रामेडिका, यानी कि एडिंग लाइफ टू द मेट्रामेडिका मेडिसिन विद द बॉडी लैंग्वेज, है ना। एडिंग लाइफ टू द मेट्रामेडिका को में दवा को पहचानने के लिए अगर बॉडी लैंग्वेज, तो उसको लिविंग मेट्रामेडिका हम लोग कहते हैं। बॉडी लैंग्वेज हमको एक फैसिलिटेटर का काम, आपको लगता है ना कि क्या सवाल करें क्या नहीं करें, तो सवाल, अगला सवाल क्या होगा, तो ये सारी चीज़ का जवाब कैसे मिलेगा जब आप बॉडी लैंग्वेज उसके रिस्पॉन्सिव नेचर से जानिएगा। तो कैसा रिस्पॉन्स है, किस समय में आपको कौन सा सवाल करना है ना, उसके लिए जवाब सुनने के लिए वो क्वेश्चन सुनने के लिए वो तैयार है कि नहीं है, इसको समझने का प्रयास हम लोगों को करना है। और ये बॉडी लैंग्वेज बहुत सारे ऐसे रहस्य का उजागर कर देता है जो कि मुंह से आपको नहीं मिल सकता है। और इसे आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप जो है सो बहुत सारा आपका समय बचता है। अब कहाँ कहाँ देखेंगे, सबसे बड़ा है पेशेंट जब आपके क्लिनिक में आता है तो हम लोग बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो पेशेंट कहाँ बैठा हुआ है, आता है तो आपके वेटिंग पेशेंट होगा, है ना, उसके लिए जो आपका उसका नंबर आने के लिए आपको इंतजार कर रहा है। तो इंतजार करते समय में उसकी बेचैनी हो सकती है, वह पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, अपने अपीयरेंस के लिए गुस्सा भी आ सकता है, घबराहट भी हो सकती है, समय कहेगा जल्दी दिखवा दीजिए, जल्दी करवा दीजिए, है कि नहीं, बहुत एग्रेसिव हो सकता है, बहुत सबमिसिव हो सकता है, सस्पिस। ये सारी चीज़ आपको वेटिंग एरिया में पेशेंट से पता चल जाता है। उसके बाद में आपके क्लिनिक में जब आपके पास आता है तो सबसे पहले हमको उसके एंट्रेंस पर ध्यान देना चाहिए कि पेशेंट आपके क्लिनिक में कैसे इंटर कर रहा है, कैसे वह पेशेंट आपके रोग जगह पर वह आ रहा है। तो एंट्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वह धीरे धीरे आ रहा है, पूछ करके आ रहा है कि नहीं। उसके बाद में आप उसका गेट का अध्ययन करते हैं, वह स्लो है, डल है, साई है, डिप्रेशन है, टॉर्पिडिटी, सेनिलिटी, पेन, सस्पिशन में है, रैपिड पेशेंट है ना, जल्दीबाज है, इम्पेशेंट है, ये सब पूछने की बात नहीं होती, आप सब देख लीजिएगा। एक्टिविटी, रेस्टलेस, एंग्सस, एजिटेटेड, एंगर। फिर टाइप्स कैसा है, स्टैगरिंग है, बहुत स्ट्रेट चल रहा है, हिलते डुलते आ रहा है ना, उसको चलने में लड़खड़ाहट हो रही है, बैलेंस नहीं है, चक्कर जैसा आ रहा है। और उसका डिस्पोजिशंस कैसा है,
आपके सामने में बैठा है तो बड़ा टेम्परामेंट कैसा है उसका, उसका विजन का प्रॉब्लम है, कोई ड्रग्स से में एडिक्ट है, अल्कोहलिक है, न्यूरोलॉजिकल है, ये सारे चीज़ जो है सो आप अध्ययन करके पता चल सकते हो। अब उसके हम लोग हेड, आई और हैंड के पोजीशन से हम लोग देखते हैं, है ना। अगर उसका हाथ, सिर, आँख और हाथ, पाम्स अगर ऊपर की ओर होता है तो वह डोमिनेटिंग नेचर का होगा, सुपीरियर नेचर का होगा, ऑथोरिटी टाइप का होगा, कॉन्फिडेंट होगा और सेल्फ राइट, अपने को सही बताने का कोशिश करेगा। और उसके गर्दन अगर थोड़े से झुके हुए हैं, ये मैं एक इंडिकेशंस बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, तो वह बड़ा सबमिसिव टाइप का होगा, यील्डिंग नेचर का होगा, इंफीरियर नेचर का होगा, विड्रॉल नेचर का होगा और बड़ा साई नेचर का होगा, है ना। साई पेशेंट भी अपने को थोड़ा सा छिप करके रहते हैं, जो सबमिसिव पेशेंट होते हैं, समर्पित भाव होता है, वो भी चिप करके रहते हैं, हाथ जोड़े हुए ऐसे खड़े रहते हैं, है कि नहीं। और जो डोमिनेटिंग होगा अपना सीना तान के खड़ा होगा, है ना, अपने को एक ऑथोरिटी में घमंड के साथ में होगा। तो ये अप एंड डाउन पोजीशन जो है आपका सिर का और आँख का, हाथ का, ये बताता है कि ये पेशेंट जो है सो किस नेचर का है। उसके बाद में उसके कपड़े को देखिए, कपड़ा कैसा है, वह कपड़ा एक लड़की के जैसा पहना है या लड़का के जैसा पहना है। लड़के लोग भी लड़की के जैसा कपड़ा पहनते हैं, लड़की लोग भी लड़के लोग के जैसा कपड़ा। आपको रिपोर्टरी में रूब्रिक्स है मैस्कुलिन बिहेवियर और फेमिनाइन बिहेवियर, है ना। और सभी कोई जो है कपड़ा हम लोग क्यों पहनते हैं, कपड़ा हम लोग पहनते हैं इसलिए कि हमारा शरीर ढकना तो एक बेसिक होता है, लेकिन बेसिक उसके अलावा हम लोग अपने शरीर का प्रदर्शन भी करते हैं। शरीर पूरा ढका हुआ है, आधा ढका हुआ है ना। ये पर्सनल आइडेंटिटी की पहचान होती है। तो बॉडी लैंग्वेज के अंदर में आपका पर्सनल अपीयरेंस में क्लॉथ का, कपड़े का बहुत बड़ा महत्व है। आप अगर जो लड़की लोग, औरत जो एकदम जीन्स का पैंट पहन करके आती है, मेल के जैसा शर्ट पहन के आती है, तो ये मैस्कुलिन कैरेक्टर इंडिकेट करता है। आपका फ्लोरिक एसिड, लैकेसिस, नक्स वोमिका, सिपिया, ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ। और जो मेल फिर होते हैं, अगर लड़कियों के जैसा कपड़ा पहनते हैं तो उसके अंदर में कैलकेरिया, कार्ब, लाइको, प्लेटिना, पल्सेटला, साइरिसिया इत्यादि होता है। बहुत सारे कलर वाले कपड़े पसंद करते हैं, कभी उसके अंदर में मल्टी गॉडियस टाइप का लुक होगा, लैकेसिस, फॉस्फोरस, प्लेटिना, टैरेंटुला इत्यादि टाइप का होगा। और पर्पल कलर का कपड़ा पहनना चाहता है, नेट्रोम्यूनिटिकम हो सकता है। जिसका येलो या ब्राउन कपड़ा पहनना, आपका कलर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप रिपोर्टरी में जाएंगे, आप रोगी से पूछते हो कैसा पसंद है, तो कहता है कि हम कोई आपके रिपोर्टरी में कलर के लिए एक अलग चैप्टर बना हुआ है। तो ये सब आपको देख करके और पूछ करके भी दोनों से आप निकाल सकते हो। अगर सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहता है तो एम्ब्रा, कैलकेरिया, फास्टिकम, लाइको, साइलिसिया, है कि नहीं। और हर एक दिन कपड़ा बदलता है दूसरे को आकर्षित करने के लिए, हवे साइमस टाइप का होगा, है ना। और ड्रेस बहुत नाइसली, एकदम बहुत कपड़ा एकदम ये होगा, क्रिच में होगा, तो उसको आर्सेनिक, कार्सिनोसिन, लाइको, नक्स, निट्रोम्यूर और कैलिका, इतने सारे एरिया हैं जो देख करके बहुत सारा आधा बात जो है सो आपको ऐसे ही पता चल जाता है। अब आ जाइए उसके हेयर को देखिए, बालों को देखिए, बाल कैसा होता है। कुछ लोग देखिए मेरे जैसे छोटे बाल रखते हैं, कुछ बड़े बाल रखते हैं, है कि नहीं। तो हेयर स्टाइल भी जो है सो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और आपको बहुत ही बाल बहुत बिखरे हुए हैं, बहुत सजे हुए हैं, हमेशा बाल पर हमेशा ठीक से करने का कोशिश करता है। तो ये बाल का रंग कैसा है ना। कुछ लोग वो बाल को हमेशा रंगते रहते हैं, कुछ लोग रंगे या ना रंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बालों का रंग भी आपके लिए बहुत महत्व होता है। फिर बाल का जो कलर होता है वो डार्क होता है, कुछ लाइट होता है, ये सब आपको बॉडी लैंग्वेज में आ जाएगा और यहाँ पर आपको रोगी के अंदर में आप देख सकते हैं। अब पर्सनल अपीयरेंसेस, हेयर स्टाइल जैसे मैंने बताया, है कि नहीं, उसमें ये आपको है मेट्रिया मेडिका में पर्सनल अपीयरेंसेस पर बहुत सी सारी दवाइयाँ आपको दिखलाई पड़ेगा। अगर फेशियल एक्सप्रेशन, अब आ जाइए चेहरा का भाव कैसा है ना। कहते हैं कि फेस क्या होता है कि ये ऐनक होता है, जीवन का ऐनक होता है।
और मेट्रा मेडिका में और रिपोर्टरी में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। फेस चैप्टर के अंदर में जाइएगा तो एक्सप्रेशंस का बहुत बड़ा चैप्टर है, जहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन आपको दिखलाई पड़ेगा, है ना। लगता है कि डर है तो डर के जैसा चेहरा है, एनाकार्डियम, लैकेसिस, ओपियम, स्ट्रेमोनियम टाइप का होगा, ठीक है ना। नीचे जाने की ओर डर लगता है, वो भी थोड़ा सा आपको अलग दिखलाई पड़ेगा, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन स्ट्रेंजर एंजाइटी का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है ना। आपके मेट्रा मेडिका में इसका एंजाइटी का एक्सप्रेशन भी आपको देख सकते हैं। अब आप देखिए जीभ को भी हम लोग, एक एरिया और है जीभ। कुछ लोग जीभ बार निकालते हैं, थ्रोइंग इन एंड आउट लाइक ए स्नेक, लगता है सांप लोग जैसे हैं ना, सांप का जीभ बाहर निकलता है, भीतर निकलता है। एक है थोड़ा सा जीभ बाहर निकाल करके रखते हैं। तो ये जीभ का पोजीशन भी जो है सो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से रिलेटेड है और आप उसको देखेंगे। कुछ लोग अपने लिप्स का मूवमेंट भी अलग रखते हैं, लिप्स को बार बार बंद करते हैं या लिप्स से उनको बार बार पानी से मुंह से जीभ लार से सुखाने भिंगाने का कोशिश करते हैं। तो ये आपको पसंद नापसंद और डिस्प्लेजर, फिजिकल सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स सभी के लिए आपको ये आता है, ठीक है ना। कुछ लोग का कोई मीनिंग नहीं होता है तो ब्लैंक, है ना, कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहता है, नेट्रा म्यूरेटिकम टाइप का, तो वो आपको ब्लैंक, उसका चेहरा जो है सो आपका ब्लैंक फेस कहलाता है, ठीक है ना। फिर फेशियल फ्लशिंग, चेहरे पर उतार चढ़ाव काफ़ी आते रहता है, बहुत खुश मिजाज का होगा या डरपोक होगा, तो दोनों में जगह पर आपको फेशियल फ्लशिंग आपको देख सकते हैं। फेस के जेस्चर्स हमेशा कई एक तरह से चेहरा बनाते रहते हैं, है ना। कोई बार बार ऐसे करेगा, कोई बार बार ऐसे करेगा, नाक पोंछ रहा है, ये कर रहा है, दैट समथिंग द बॉडी मूवमेंट इसका है। आपको रिपोर्टरी में जाइएगा तो ये रूब्रिक्स आपके साथ में है। कुछ फेस ऐसे आते हैं जो शॉक्ड होते हैं या इंसल्टेड फीलिंग होते हैं, है ना, शॉक्ड फीलिंग और इंसल्टेड फीलिंग, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। फिर आईब्रो, है ना, कुछ लोग का आईब्रो को देखिएगा तो ये हमेशा तना हुआ होता है, कुछ लोग का गिरा हुआ होता है। आपके मेट्रा मेडिका में इसका स्थान है। लोअर आईब्रो और अपर आईब्रो, है ना, आईब्रो को ऊपर करना और नीचे करना रहता है, ठीक है ना। फिर न्यूट्रल हेड पोजीशंस, हेड का गेस्चर्स है, वो आपको न्यूट्रल मतलब कि चलो ऐसा है, आराम से बैठे हुए हैं। एक है आपका इंटरेस्टेड पर्सन, तो आप थोड़ा सा सामने झुक करके आपका हेड रहता है, तो ये आपका जो इंटरेस्ट है। और आप अगर पसंद नहीं कर रहे हो तो आप थोड़ा सा गर्दन को लटका करके रहते हो, तो ये गेस्चर्स, हेड गेस्चर्स कहलाता है, ठीक है ना। इसके बाद में साइड में टिल्ट करके रखते हैं, चाहते हो कुछ रेस्ट करना चाह रहे हो, ऐसा पसंद नहीं है ना। ये लगता है कि वो अकेला है, कुछ साथ चाह रहा है, हेड को बार बार हिलाते रहते हैं, है ना। ये आपको कॉग्निटिव कन्वर्सेशन की बात करते हैं, है ना। हेड का नॉडिंग करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपको दिखलाई पड़ता है। अब आँख पर आ जाइए, आँख का भी कलर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। किसी के आँख के जो भीतर के रंग होते हैं उस सांप के जैसा दिखलाई पड़ता है, कोई ब्लूइश होता है ना, ब्लूइश होता है, स्नेक आइज कहते हैं जिसको। ये कॉन्विक्शन, आँख के पलक जो है सब बार बार गिरते रहते हैं, है ना। ये सारी चीज़ जो है तो हमें एरिया है, डिफरेंट एरिया है जहाँ की आपको ये देख सकते हैं। आई का कांटेक्ट कितना है ना, आई कांटेक्ट कितना करता है ना। एक कॉन्फिडेंस, कॉन्फ्रंटेशन, फ्रेंडलीनेस, डिक्टेटोरियल, बोर्ड, लिसनिंग, अटेंटिव, ये सब आपको डायरेक्ट आई कांटेक्ट का आता है, ठीक है। तो आई में भी आपको आँख को बार बार ब्लिंकिंग करना, है ना, ये ब्लिंकिंग आपका रूब्रिक्स भी है। ये सारे चीज मैं बता रहा हूँ आपके मेट्रा मेडिका में, ये सारे चीज हैं और सारी चीज आपको खोजने से मिल जाएगा। सस्पिशियस नेचर का है ब्लिंकिंग, एगोइस्टिक है, ये सब ब्लिंकिंग आई से आप देख। लिप्स में देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होता है। आपको ये हम लोग कोशिश कर जब बात करते होते हैं तो उस समय लिप्स का मूवमेंट भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, उसको हम लोग को देखना चाहिए। लिप का एक पर्स के जैसा
ये आपको दिखलाई पड़ेगा। लिप जो है सो पॉट के जैसा होता है, दबा हुआ होता है नीचे के से। लिप्स कंप्रेस कर, ये कंप्रेस्ड लिप है। नाक को बार छूना, नाक के अंदर में उंगली डालना, नाक के अंदर में उंगली डालना, ये सब जो है लक्षण आपको, उसके लक्षण आपको मिलेंगे। आंख को बार बार रब करते रहना, है ना, ये भी आपको रूब्रिक्स हैं आपके अंदर में, और इसका आप अध्ययन कर सकते हो। ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये पुटिंग फिंगर इनटू द माउथ, ये बड़ा कॉमन है। बच्चों में तो देखते हैं, लेकिन बड़े लोगों में भी देखते हैं। मैं तो बहुत बड़े, हम लोग अपने एज के आदमी को देख रहे हैं कि मुंह में उंगली डाल करके बैठा है, रात में सोता है बिना उंगली डाले हुए नहीं सो पाता है ना, मुंह में उठा रखेगा, चूसेगा, तभी उसको नींद आती है। ये सब लक्षण आपको मिलेगा। अटेंशंस, ऐसे अपने को छूना भी हम लोग बोलते हैं, पैर के बैठता है अटेंशन, यानी कि अटेंशन में है। ये आपके लिए पेइंग अटेंशन, ग्रेट अटेंशन की बात आती है। कोई आदमी जब सोच रहा होता है तो उस समय उसका भाव देखिएगा कि कुछ अलग नजर आता है। इसको चिन स्ट्रोकिंग गेस्चर्स कहते हैं, चिन स्ट्रोकिंग गेस्चर्स, इसको ये चिन स्ट्रोकिंग गेस्चर। तो सोचने के मूड में है तो वह आपको आता है डिसीजन मेकिंग के। और आपके अपनी इच्छा के विरोध में कोई काम हो रहा है तो उस समय में आपका भाव जो है तो अलग से दिखलाई पड़ेगा। झूठ बोलना, है ना, झूठ बोलते समय में लोग अलग अलग तरीका है। बच्चा जब झूठ बोलता है तो कभी कभी अपना मुंह को छिपा लेता है, कोई इसको देख न ले। कोई झूठ बोलने के लिए शब्द जो आपका इस्तेमाल करता है शब्द, वह आपको अगर वो कहता है कि जो बोलना चाहता है उसका जस्ट ऑपोजिट बोलेगा, जो है उसका जस्ट ऑपोजिट बोलेगा। ये कई एक तरीका है कि झूठ को कैसे छिपाए जाते हैं। बड़े लोग भी झूठ बोलते हैं, है ना, तो उसके केवल नाक को छू रहा है, ये सब इसको देख करके तो उसमें भी आपको पता लग सकता है कि शायद ये झूठ बोल रहा है। उसके बाद में हाथ का मूवमेंट, है ना, हाथ का मूवमेंट, है ना, जैसे आप देख रहे हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे हाथ बहुत मूवमेंट हो रहे हैं, क्योंकि आई वांट टू एक्सप्लेन। ये एक्सप्रेसिव होता है, काफ़ी एक्सप्रेसिव होता है, ठीक है ना। कुछ लोग हाथ को ऐसे करके रखते बैठते हैं, है ना, कुछ लोग थोड़ा सा रेस्टलेस होते हैं तो बार बार बॉडी को चेंज करते रहते हैं, पेन में होते हैं तो बार बार ये चेंज करते रहते हैं, ये सब होते हैं। फिर हाथ में आप देखिएगा नेल बाइटिंग हुआ करता है ना, बार बार नाखून काटना, कुछ सोच रहे हैं, कोई न्यूरेटिक पेशेंट्स होगा तो उसमें नेल बाइटिंग आता है। कभी लोग ऐसे है मैथमेटिका में फिंगर, ये वो आपको किसी को धमकी दे रहा है या किसी को इशारा कर रहा है या बता रहा है, ये भी एक मीनिंग आपको रखता है। आर्म को क्रॉस करके रखना जो मैंने बताया, ठीक है ना, ये सब आपके पोजीशंस बहुत सारे हो सकते हैं। हाथ को इस तरह से बंद करके रखते हैं, ये भी आपका एक एटीट्यूड को पता चलता है। आपके पाम्स का गेस्चर्स, मुट्ठी बंद करके रखना, खोल के रखना, उंगलियां फैला रहना, ये सब जब बैठा रहता है रोगी तो उस समय आपको दिखलाई पड़ेगा। फिर आप आता है बॉडी लैंग्वेज, कुछ सही अगर ओके कहना होता है तो हम लोग कोई ऐसा करके भी बोलते हैं, दिस इज ओके साइन। ये यूनिवर्सल लैंग्वेज भी हो सकता है, सभी कुछ सही है, हाँ ठीक है, ऐसे देखिए आप कुछ तो ठीक ठाक हो, हाँ ऐसा ऐसा ही लाएगा, वो से बोले ना, ये भी आपको बता रहा है कि वो पॉजिटिव थॉट है। अगर नहीं बताना होता है हाथ हिला रहा है, ऐसे नहीं, है ना, तो ये भी आपका बॉडी लैंग्वेज है। ये कुछ ऐसे साइन हैं जो कि हम लोग यूनिवर्सल है। अगर हम लोग ओके करना होता है तो ऐसे भी हम लोग करते हैं, अगर विक्ट्री होती है तो उसमें भी ऐसे करते हैं। तो ये सब चीज अंगूठा दिखाने के करते हैं, थंब अप गेस्चर्स करते हैं, तो इसके अलग अलग मीनिंग है। कल्चर के में भी अलग अलग है ना, एक तो व्यक्तिगत होता है, एक कल्चर होता है। हम लोग विक्ट्री साइन भी बोलते हैं, ये भी आपको है, ये कॉमन साइंस है जो कि यूनिवर्सल साइन के रूप में माना जाता है। ये कॉमन साइन से हमारा ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि ये सभी को ऐसा व्यक्त करते हैं। अगर विक्ट्री होती है ना तो खेल के मैदान में जो पक्ष जीत गया वो 2 उंगली ऐसे उठाएगा, अपना उंगली को ऐसे दिखाएगा। अगर
आप एक ही आदमी है, 2 प्लेयर है, वो जीत गया तो दोनों को अपना उंगली दिखा करके ऐसा कहेगा कि हाँ हम लोग जीत गए, है ना। तो ये कॉमन साइंस के अंदर में आता है। एंगर का भी एक्सप्रेशंस आपको देखिएगा, है ना, आपका वॉइस का ग्राउलिंग, है ना, ये मिट्रिया मेडिका में है, रिपोर्टरी में बहुत सारे रूब्रिक्स आपको मिलेंगे। अब आप आ जाइए पैरों की ओर में। पैर को देखिएगा, पैर को बैठा है तो पैर को हिला रहा है ना, हम लोग रिपोर्टरी में पैर को हिला रहा है, हाथ को हिला रहा है, कॉन्स्टेंटली पैर को क्रॉस करके बैठता है, ठीक है ना, पैर को फैला करके बैठता है। ये भी आपका एरिया है जहाँ की लेग्स का आदि होता है। पैर पर पैर चढ़ा करके बैठता है ना, अपने को घमंड ज़्यादा होता है, वो भी आपको इंडिकेट होता है, पैर पर पैर चढ़ा करके बैठा होता है। सुपीरियरिटी गेस्चर्स इसको कहते हैं, है ना, सुपीरियरिटी ऑथोरिटी का गेस्चर्स होता है। तो ये सारे जो है आपको कई एक लक्षण आपको मिल जाएंगे। आवाज को भी हम लोग को स्माइल्स, है ना, चेहरा जो मुस्कुराहट भी कई एक तरह का होता है। जबरदस्ती मुस्कुरा रहे हैं या नेचुरल मुस्कुरा रहे हैं, ओपननेस या मूर्ख के रूप में मुस्कुरा रहे हैं, है ना, या उत्साह से मुस्कुरा रहे हैं। आपको लिप्स के या चेहरे के मूवमेंट से आपको पता जाता है। खुशी, हंसना, है ना, ह्यूमन लाफ्टर भी ये जो है सो आपका कितना जोर से आप बोलते हो, कितना धीरे बोलते हो, हा 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 करके बोलते हो। लाफिंग का भी अलग अलग एक्सप्रेशंस आपको देखने को मिलेगा। ही, है ना, गिगलिंग टाइप का ही रूब्रिक्स होते हैं, हो करके लाफ करते हैं, है ना। लाफिंग टेंडेंसी, बिना मतलब के लाफ कर रहे हैं, बच्चों के जैसा लाफ कर रहे हैं, है ना, अपने भविष्य के प्रति लाफ कर रहे हैं, किसी का मजाक बनाने के लिए लाफ कर रहे हैं, और रोते समय भी लाफ करते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे बॉडी लैंग्वेज को देख लिया और हम लोगों ने इस बात को समझा कि इसका महत्व क्या है। लेकिन एक बात का ध्यान में रखिएगा कि बॉडी लैंग्वेज जो है सो उसका भी हर एक चीज़ का एक लिमिटेशंस है। अगर वर्बल लैंग्वेज से अगर इसको कंफर्म नहीं कर पाते हो तो शायद कभी कभी ये गलत भी हो सकता है ना। तो हमें ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि 100% हम सही हो रहा है। ये मैं सारे अनुमान, क्योंकि केस टेकिंग के अंदर में रिसर्च करने के समय में, केस टेकिंग एक रिसर्च प्रोसेस है, उस समय बहुत सारे चीज़ अनुमान पर चलते हैं और अनुमान में उसका सच हो जाना और झूठ हो जाना, गलत हो जाना, ये एक वास्तविक सिचुएशंस पर निर्भर करता है। इसलिए किसी भी चीज़ को गलत और सही को पहचानने के लिए हम लोग उसका 2-3 तरीका इस्तेमाल करते हैं। उसके आवाज़ को बॉडी के साथ में मिला करके, सिचुएशंस के साथ मिला करके जब ये देखते हैं तो उसके सच्चाई का पता चलता है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों को समझने का अगर प्रयास करते हैं तो आपके लिए बहुत सारे जवाब हैं आपके पास में, और आपका मिट्रिया मेडिका जो है तो और रिपोर्टरी है और केस टेकिंग है, वह एक बहुत बड़ा मदद, बहुत बड़ा एरिया है जहाँ की आपका ये होगा। तो आप जो हम लोगों ने आज का ये समय दिया इस बॉडी लैंग्वेज के लिए, यह हम लोगों का एक महत्वपूर्ण लर्निंग हुआ। खोज करते रहिए, खोज करते रहिए और खोज करते रहिए और आगे का रास्ता खोल करके रखिए। ओपननेस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है पढ़ाई के लिए। तो मैं जो केस टेकिंग को इतने भागों में बांट करके पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कि आपका जो इंटरेक्शंस होने वाला है पेशेंट के साथ में, जो जुड़ाव होने वाला है, वह बहुत सारे बातों पर निर्भर करता है। टोटलिटी बहुत 1-2 बात पर निर्भर नहीं करता है, बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो आज हम लोग इसके साथ में हम लोगों का यह लेक्चर समाप्त होता है। हम लोग कल फिर दूसरे विषय के साथ में आप लोगों से मिलूंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास।